प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं अवनीश शर्मा जी, जिनको आप अक्सर होस्ट के रूप में देखते हैं, पर आज हमारे साथ वक्ता के रूप में। वो अद्भुत जानकारियां रखते हैं। चलिए साझा करते हैं। अवनीश सर, स्वागत, राम राम। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। अवनीश सर, एक मैनिफेस्टो आया है कांग्रेस का। राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके निकले थे, उसी न्याय यात्रा का जो भी लब्बो लुआब है वो न्याय पत्र में आया। पिछली बार जो है इन लोग की एक बड़ी तकलीफ रही कि अरे हम 72,000 रुपए देने जा रहे थे, हम किसी को बता नहीं पाए या हम अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाए, वरना हम जीत जाते। तो इस बार इन्होंने कायदे से जो है 1 लाख रुपए का न्याय शुरू कर दिया है, फ्री में बांटने का और भी तमाम। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि यह मैनिफेस्टो जो उतारा गया है, ये किसकी किसकी बुद्धि है? मतलब व्हाट इज इट, ये है क्या? और ये देश की जनता के लिए उपयोगी है या एकदम बर्बाद करने वाला मैनिफेस्टो है? अवनी सर। जी, संदीप जी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे विषय पर ये चर्चा आज की रखी है और मुझे मौका दिया है, इसका आपको व्यक्तिगत रूप से मैं धन्यवाद देता हूं। संदीप जी, देखिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो कायदे से एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है और मेरा हमेशा से निजी रूप में यह मानना रहा है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो को बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, नेता इलेक्शन में भाषण देते हैं, भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन मैनिफेस्टो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे एक याचिका भी गई थी कि साहब, इलेक्शन मैनिफेस्टो को गारंटी माना जाए और ये माना जाए कि ये बात ये लिख के अगर कोई पार्टी देती है, सरकार बनाती है, अगर नहीं पूरा करती है तो उसके ऊपर अभियोग चला जाना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्यादाएं हैं, उसने इस पर कोई फैसला नहीं दिया, हाँ टिप्पणियां जरूर की। बहरहाल, अब आपने पूछा कि अभी कांग्रेस का न्याय पत्र आया है, इस न्याय पत्र में क्या है? देखिए, एक लाइन में अगर कहूं तो न इस न्याय पत्र में कोई बल है, न कोई विवेक है और न ही कोई विचारधारा है। कारण ये कि जब ये न्याय पत्र आया संदीप जी, तो मैंने कोशिश किया कि जरा इसको पढ़ूं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत गंभीरता से पढ़ता हूं और मुझे यह इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी अकेली ऐसी पार्टी दिखाई देती है जिसने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिख के दिया है, सरकार आने पर समय समय पर उसने उसको पूरा किया है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का राम मंदिर का निर्माण, आर्टिकल 370 की समाप्ति, यूसीसी पर बात चल रही है। तो एक अकेली नेशनल पार्टी दिखाई देती है जो सत्ता में भी आती रही है, उस पार्टी का उदाहरण हमारे पास है। इसलिए मेरी ये धारणा और मजबूत होती है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो जैसे ही कांग्रेस का न्याय पत्र आया, मैनिफेस्टो आया, तो मैंने उसका अध्ययन करना शुरू किया और ये एक ऐसा पन्ना है जिस पर मेरे पास 1951 इस देश का पहला आम चुनाव, जो कि 6 महीने में लड़ा गया था, वो अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ था और फरवरी 1952 तक वो चुनाव चला था। तो बहुत सारे लोग जब कह रहे थे कि 3 महीने का इतना लंबा चुनाव, तो याद कर लीजिए पहला चुनाव पंडित नेहरू ने इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया था। कुछ चीजें पंडित नेहरू के 51 के इलेक्शन मैनिफेस्टो और राहुल गांधी वाली कांग्रेस जो 2024 में उसका जो न्याय पत्र है, उसमें जरा कुछ चौंकाने वाली चीजें एक समान मिलती हैं। पहले तो मैं जरा नंबर से शुरू कर दूं। इस न्याय पत्र में कांग्रेस ने क्या कहा है? उन्होंने 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात कर। 25 और 5 बराबर कितने होते हैं? 30। अब मैं आपको ले चलता हूं फ्लैशबैक में 1951। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया कांग्रेस का, उसमें कुल घोषणाएं थी 30। आप सोचिए, 5 धन 25 और 1951 में 30। अब जरा उस सिलसिलेवार पहले पंडित नेहरू के उस इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात 2-4 पॉइंट रख लेते हैं, उसके बाद हम 2024 में आएंगे और तब हमको ये पता चलेगा कि कैसे 1951 के नेहरूवन इलेक्शन मैनिफेस्टो पर 2024 के इस चुनाव में कांग्रेस नरेंद्र मोदी को टक्कर देने निकली है, चुनाव लड़ने निकली है। 30 पॉइंट थे। गांधी जी
की हत्या हुई थी, तो गांधी का तो गुणगान करना ही था, लेकिन गांधी का गुणगान नेहरू ने किया अपने मैनिफेस्टो में, लेकिन उनका राम राज्य गायब था। बेसिक 3 पॉइंट थे, ये चौथा उनका पॉइंट था रोटी, कपड़ा और शेल्टर। आप ध्यान दीजिए, मकान की बात पंडित नेहरू ने नहीं किया, शेल्टर की बात किया था। अब शेल्टर की उनकी अपनी क्या परिभाषा थी, ये मुझे दस्तावेजों में जरा मिला नहीं। उनका जो 19वां 11वां और 12वां पॉइंट महंगाई पे था, 19वां पॉइंट नई शिक्षा नीति पर था, और इस चुनाव के बाद 44.99% वोट पाकर कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी। एक तरफ मैंने आपको 1951 और 1924 के 30 के आंकड़े को छुआ, अब इसके सामने जरा रखिए नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि 2024 के चुनाव में हमको 370 अकेले सीटें चाहिए, तो मुझे अचानक ध्यान आता है कि 44.99% वोट लेकर 1951 में नेहरू 364 सीटें लेके आते हैं। अब आ जाते हैं जरा 2024 के इनके सो कॉल्ड न्याय पत्र पर। न्याय पत्र अगर आप देखिए तो इसमें कितना है, मैंने आपको 30 बता दिया। जो 5 इनकी न्याय हैं उसमें हिस्सेदारी, नारी, किसान, युवा और श्रमिक, जातीय जनगणना की ये बात कर रहे हैं, एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं, रोहित वेमुला के नाम पर एक अलग इन्होंने घोषणा पत्र में बाकायदे जगह दिया है, एसटी, एससी, ओबीसी के रिजर्वेशन को 50% से ऊपर ले जाने की बात की जा रही है, जब्ती, कुर्की, बुलडोजर जैसी कार्रवाइयां रोकने की गारंटी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और किन बातों पर चुप है? ओल्ड पेंशन स्कीम पर लगातार चिल्लाती आई है कांग्रेस, लेकिन इनके इस सो कॉल्ड न्याय पत्र में ओपीएस पर चुप्पी है, कुछ नहीं कहा है। दूसरा, हाई ईवीएम, वाह ईवीएम, अरे ईवीएम, ये लगातार करते रहे हैं, लेकिन जब ये गारंटी दे रहे हैं तो इन्होंने उस गारंटी पत्र में, न्याय पत्र में कहीं ये नहीं लिखा है कि हम ईवीएम को खत्म कर देंगे और बैलेट वोटिंग पे आएंगे। कायदे से आपको अपने न्याय पत्र में लिख के दे देना चाहिए, ओपीएस पर जो आपका स्टैंड है वो लिख के दे देना चाहिए। अब आप देखिए किस तरीके से ये 1951 से आगे नहीं बढ़ पाए। वह पार्टी जो 65 साल इस देश में शासन कर चुकी है, 2014 से जो पार्टी विपक्ष में है, वह पार्टी आज के समय में भी हिस्सेदारी, नारी, किसान, युवा और श्रमिक की बात करती है। वह पार्टी आज इस समय 2024 के मैदान में खड़ी होने के बाद वो बात करती है जातीय जनगणना की। अब आप ये देखिए कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने वो कौन से काम बाकी थे इस देश में, चाहे वो नेहरू के समय के रहे हों, चाहे इंदिरा के समय के रहे हों, चाहे राजीव के समय के रहे हों और चाहे मनमोहन के समय के रहे हों, उसको पूरा नहीं किया है। मजे की बात यह है कि 2024 के चुनाव में जाने से पहले ये जो न्याय पत्र में घोषणाएं कर रहे हैं अपने घोषणा पत्र के माध्यम से, इनमें से 90% ऐसे काम हैं जो नरेंद्र मोदी ऑलरेडी कर चुके हैं। हो चुका है वो काम। कैसे हो चुका है मैं सिलसिलेवार आपको बता देता हूं। रोटी, अनाज की गारंटी 2009 में कौन लेके आया था? मनमोहन सिंह सरकार अनाज की गारंटी, खाने की गारंटी लेके आए थे। तो 2009 में जब ये गारंटी लेके आए थे और बकायदे कानून बनाया था, तो ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसे लोग जिनके पास क्रय शक्ति नहीं है उनको खाने का अनाज देगी सरकार, ये प्रतिबद्ध है। अब कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस पैसे लेके देती थी, 3 रुपया या 4 रुपया किलो ही सही, लेकिन अनाज गरीबों को राशन कार्ड पर पैसे लेके दिया जाता था। नरेंद्र मोदी बिना पैसे लिए दे रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि साहब फ्री बीज का विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी तो यहाँ फ्री में अनाज दे रहे हैं, बड़ी आलोचना हो रही है। लेकिन आपको ये बताएं कि जब आपके पास एमएसपी पर खरीदने की मजबूरी है, मैं यहां मजबूरी शब्द कह रहा हूं संदीप जी, क्योंकि आपने 2009 में अनाज की गारंटी दे रखी है कानून बना के, और जब कानून बना के दिया है तो एमएसपी पर उतना पीडीएस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खरीदना ही खरीदना है खाद्यान्न। वो खाद्यान्न गोदामों में सड़ाने की बजाय कांग्रेस उस समय क्या करती थी, 3-5 रुपया पर किलो लेके देती थी। नरेंद्र मोदी उस 3-5 रुपए पर किलो को हटाकर वह अनाज बिना पैसे के दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये फ्रीबीज नहीं है, यानी कि भोजन की गारंटी नरेंद्र मोदी पहले ही पूरी कर चुके हैं। मकान की गारंटी नरेंद्र मोदी पूरी कर चुके हैं।
एक चीज आपको बताऊं, लोहिया जी जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी तो सदन में लोहिया जी ने कहा था, हाथ जोड़ के कहा था, ये सदन के रिकॉर्ड में मौजूद है, आर्काइव में मौजूद है, लोग उसको जाके देख सकते हैं। उन्होंने कहा था, इंदिरा, वो बेटी की तरह का रिश्ता था उनका, उन्होंने कहा था, इंदिरा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मेरे 2 काम कर दो, मैं अपने संसदीय जीवन भर तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा, तुम्हारी सरकार का विरोध नहीं करूंगा। वो 2 चीजें कौन थी? लोहिया जी ने कहा भरी संसद में, इंदिरा मेरे गांव में मेरी माताएं बहनों की आंखें चूल्हा फूंकते फूंकते उसके धुएं से खराब हो जा रही हैं, सत्यानाश हो जा रहा है, वो अंधी हो रही हैं, उनको कोई धुआं रहित चूल्हा देने की व्यवस्था कर दो। वह इंदिरा गांधी के सामने की गई लोहिया की विनती को पूरा किसने किया? उस काम को पूरा कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, जब वो उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों घरों में गैस सिलेंडर और चूल्हा दे चुके हैं। दूसरा, लोहिया जी ने इंदिरा जी से क्या कहा? इंदिरा मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूं, मैं जब अपने गांव अपने घरों पर जाता हूं तो सड़कों के जो चक्रोट है, जो मिट्टी के जो रास्ते हैं गांव के, उनके आसपास टट्टियां गुह बिखरी रहती हैं, मेरी माताएं बहनें शर्मसार होती हैं, बाहर निकल के शौच करने पर हाथ जोड़ रहा हूं, सामुदायिक शौचालय बनवा दो। ये काम जो लोहिया जी ने इंदिरा के सामने डिमांड रखी थी उसको पूरा किसने किया? हर घर शौचालय से नरेंद्र मोदी इस काम को पूरा कर चुके हैं। नेहरू ने 1951 में पानी के लिए बावली, तालाब और कुएं खुदवाने की व्यवस्था 1951 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में रखा था। 65 साल सत्ता का सुख भोगने के बाद भी हर घर नल जैसी योजना कौन लेके आता है? नरेंद्र मोदी लेके आते हैं। अब आते हैं महिलाओं की आरक्षण पर। 33% महिलाओं को आरक्षण दे देने का काम किसने किया है? नरेंद्र मोदी वो काम कर चुके हैं। एमएसपी की गारंटी, एमएसपी की गारंटी की बात की जा रही है। एमएसपी की गारंटी इस देश में ऑलरेडी है और मैं तो धन्यवाद देता हूं, कम से कम कांग्रेस के लोगों को याद दिलाता हूं कि ये आपने ही किया है। 2009 में जब आप भोजन की गारंटी देते हैं तो भोजन की गारंटी का मतलब क्या होता है संदीप जी? भोजन की गारंटी का मतलब आप अनाज देंगे ना, और अनाज जब देंगे तो उसके लिए अनाज की व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करनी है ना, और वो कैसे होगी? वो एमएसपी के तहत खरीद कर होगी। तो एमएसपी की गारंटी ऑलरेडी यहां पर मौजूद है। ओपीएस पर आप चुप क्यों हैं? और अगर आपको लगता है कि ईवीएम पर इतना अविश्वास है तो आप बैलेट पेपर को शामिल क्यों नहीं किए हैं? नई शिक्षा नीति की बात 1951 में किया नेहरू ने। 65 साल आप सत्ता में रहे, नेहरू रहे, इंदिरा आई, राजीव आए, मनमोहन सिंह की सत्ता रही 10 साल, सोनिया गांधी उस सरकार को चलाती रही। शिक्षा नीति पर ना तो नेहरू ने कुछ किया, न इंदिरा ने कुछ किया, न राजीव ने किया, न मनमोहन ने किया। नई शिक्षा नीति इस समय इस देश में मौजूद है, किसने किया है? ये नरेंद्र मोदी ने किया है। तो 1951 के नेहरू के इलेक्शन मैनिफेस्टो को आज 2024 में कॉपी करके कांग्रेस नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ रही है और वो चीजें बता रही है जिसका कि 90% काम नरेंद्र मोदी ऑलरेडी कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी उससे आगे की बात कर रहे हैं और आप 1951 के इलेक्शन मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ने चले हैं। अब जरा एक दो चीजें और इसमें जोड़ दूं मैं। फ्री बीज की बात मैंने पहले ही कहा, जैसे ही फ्री बीज की बात आती है तो मोदी सरकार के आलोचक सबसे बड़ा अगर कोई आरोप लगा पाते हैं तो वो ये आरोप लगा पाते हैं कि आप करोड़ों 80 इतने करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्री राशन बिल्कुल नहीं है, ये वही है जिसको कि सरकार को खरीदना ही खरीदना है पीडीएस के लिए, क्योंकि 2009 में मनमोहन का कानून है और उस कानून के तहत उतना अनाज सरकार को खरीदना है एमएसपी पे, यानी एमएसपी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसकी गारंटी, और गारंटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है बल्कि गारंटी पर काम हो रहा है, खरीदा जा रहा है। अब वो अनाज अगर गोडाउन में सड़ा दिया जाए, इससे बेहतर है नरेंद्र मोदी अपने उस जनता को जो वाकई नीडी है उसको वो अनाज दे रहे हैं। ये हर सरकार का काम है। और अगर ये फ्री बीज मानती है कांग्रेस तो 2009 के मनमोहन सिंह के उस कानून को रद्द करने की बात करे पहले, ये वो नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। अब आते हैं जातीय जनगणना की बात।
ये जातीय जनगणना जिसका कि विरोध खुद कांग्रेस करती थी, नेहरू खुद इस बात के खिलाफ थे जब उन्होंने अपने पहले इलेक्शन मैनिफेस्टो में, मैं कोट कर रहा हूं उस इलेक्शन मैनिफेस्टो को, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जातियों का विभेद समाप्त करने के लिए जमींदारी का उन्मूलन आवश्यक है, इसी के साथ साथ निर्बलों, शोषितों, वंचितों को बराबर का अधिकार देके जातीय भेदभाव समाप्त करना है। कांग्रेस पंडित नेहरू के मुंह पे काली पोत रही है या पोतने का प्रयास कर रही है जब वो जातीय जनगणना की राष्ट्रीय लेवल पर बात कर रही है। तीसरी चीज, अब इनकी फ्रीबीज, आपने पहले ही कहा कि पिछले चुनाव में 70,000 से कुछ ज्यादा रुपए इन्होंने देने का वादा किया था, जनता ने उसको हाथों हाथ लिया नहीं। हाथों हाथ लेना तो छोड़ दीजिए, उस पर निगाह तक नहीं डाली। ये 1 लाख रुपए देने की जो बात कर रहे हैं, मुझे तो हंसी आती है। चिदम्बरम उस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं जिसने ये इनका सो कॉल्ड घोषणा पत्र बनाया है। ये वही चिदम्बरम है जो बारकोड और डिजिटल पेमेंट की हंसी उड़ाते थे। आज जब डिजिटल पेमेंट हर जगह जा रहा है और वह नरेंद्र मोदी की सरकार जो किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट दे चुकी है, वो नरेंद्र मोदी जो ऑलरेडी पिछले 10 सालों से सीधे सीधे पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे वो मकान का हो, चाहे वो शौचालय का हो, चाहे वो विधवा पेंशन का हो, चाहे वो गरीबों की और बाकी कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। आखिर इसमें नया क्या करने जा रही है कांग्रेस? कुल मिला के कांग्रेस का ये जो न्याय पत्र है, यह एक रद्दी कागज के अलावा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल पंडित नेहरू की उस लेगेसी को साथ लेके चलने की बात है जो कि अब इस देश में कोई स्थान नहीं रखता। और अगर कोई ये समझे कि मैं पंडित नेहरू और कांग्रेस के भारी विरोध में ये बात कह रहा हूं, तो आप जरा ये सोचिए 2024 में वही चीजें चल सकती हैं जो 1951 में चली हैं, और वो भी जब उसका कोई अब औचित्य नहीं है। ये काम सारे हो चुके हैं। ये तो वही वाली बात है कि एक उदाहरण मैं देशज में दे के फिर अपनी बात को विराम दूंगा। जानते हैं राहुल गांधी का ये इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है? जब किसी लड़की को ये पता होता है कि सामने वाला मेरे रिश्ते को ठुकराएगा ही, यानी वोटर मुझे नकारेगा ही, चाहे हम 70,000 देने की बात करें, चाहे 1 लाख देने की बात करें, तो फिर प्रेम पत्र बड़ा अच्छा लिखता है। ये उसी तरह का प्रेम पत्र लिखता है कि सनम, हमें तो पता है तुम रिश्ता ठुकराओगे, कम से कम ये प्रेम की पाती लेकर मैं खुश होऊंगी और कम से कम अपने आसपास की अपनी सखी सहेलियों को दिखाकर खुश होऊंगी कि देखो मैं उससे कितना प्यार करती थी। वो बेवफा निकला, सोनम गुप्ता बेवफा निकली। यहाँ जनता को बार बार ये गरियाते हैं। जनता के विवेक पर इन्होंने सवाल उठाया है, वोटर के विवेक पर इन्होंने सवाल उठाया है। ये इनका कागज का रद्दी कागज केवल और केवल जनता के मुंह पर थूकने का एक और नया सिलसिला है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जी सर, आपने प्रेम पत्र की बात की तो मुझे लगता है कि कुछ लोग खून से भी चिट्ठियां लिखते थे। राहुल गांधी को भी ये मैनिफेस्टो अपने खून से लिखना चाहिए था सर, कि देखो देश की जनता में तुम्हारे लिए क्या लेके आ रहा हूँ। खैर, आपने शुरू में बात की थी कि भाजपा के अपने संकल्प पत्र में उन्होंने क्या क्या, उनके मैनिफेस्टो में क्या क्या होता था। सीए भी उनके संकल्प पत्र में था। सीए जिसका भी ये बिल्कुल संकल्प पत्र को लेके विरोध मुझसे रह गया था, मुझसे रह गया था। आपने उसको जोड़ा। मैं छोटी छोटी बस, हाँ, जैसे ऑफ कोर्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना था, पूरा राशन कोटा। नेहरू जी ये तय करते थे कि आपको कितना मिलेगा ये हम तय करेंगे, आपस में जनता जो है खरीद बिक्री नहीं कर सकती है। हाँ, आपको कितना क्या मिलेगा वो हम तय करेंगे। तो ये उनका जो है पूरा कोटा राज चलता था, जो आपने पूरा इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया कि, और उसके लिए राशन की दुकानें और राशन की दुकानों पे लाइनें और मिट्टी का तेल और ये, खैर वो एक अलग कहानी है, क्या क्या है क्या हुआ। जो आपने एक और बात की कि मोदी जी ने इनके बहुत सारे काम कर दिए। मोदी जी ने अमृत योजना में 75 तालाब हर जिले में बनाने जाने की पूरी ऑलरेडी काम चल रहा है, 75 तालाबों पर। खैर, नल से जल उसका नेक्स्ट लेवल है। जल संचयन होगा तो पानी कहीं तो जाएगा। सर, सबसे मेन बात, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए। गरीब महिलाएं कितनी होंगी सर? और खासकर सबसे पहले तो ये अपने वोट बैंक को ही केटर करेंगे। इनका वोट बैंक जो है भाईजान वाला,
ये उसी वायनाड में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्लीज इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो अपने वोट बैंक को केटर करेंगे। और इनका वोट बैंक जो है असदुद्दीन ओवैसी और सब कुछ सब यही कहते हैं कि भैया सबसे जो गरीब या पिछड़ा है वो अल्पसंख्यक है। मैं उनके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वर्क ये वो सब कर रखा है इनके। तो अब सीधे सीधे मेरे ख्याल से अगर 33 करोड़ जनता है सर, तो 10-15 करोड़ तो गरीब महिलाएं होंगी इनके पास। 5 करोड़ मान लेते हैं, 5-10 करोड़ जो इनके वोट बैंक की, बाकी हिंदू तो है ही है सर। 10 लाख करोड़ तो ये सीधे सीधे परिवारों को दे देंगे कि ले जाइए, एंजॉय। संदीप जी, तभी तो मुझे हंसी आई कि उस कमेटी का चेयरमैन, उस कमेटी का प्रेसिडेंट जिसने ये रद्दी का कागज बनाया है, जिसने ये प्रेम पत्र लिखा है, उसका चेयरमैन चिदम्बरम है। वो अपने आप को सो कॉल्ड अर्थशास्त्री कहता है, इस देश का वित्त मंत्री रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब मैंने तुलना शुरू किया 1951 से और 2024 से, संदीप जी जरा एक दो पॉइंट और, मैंने ये फैक्चुअल काम की लिस्ट आपको गिना दी। 1951 में जो था वही 2024 में ये लेके आए हैं। ये शायद ये भूल गए हैं कि 1951 के बाद नरेंद्र मोदी की 10 साल की एक सरकार भी आई है जिसने इस कामों की लिस्ट में से 90% काम करके रख दिए हैं, जनता को डिलीवर कर दिए हैं। अब जरा एक इंटरेस्टिंग चीज आते हैं, 2024 और 2019, 1951 और 2024 में अंतर कहां नहीं कर पा रही है कांग्रेस। 1951 में जब पहला चुनाव, देखिए पहला तो वो तो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, चुनाव तो लड़े नहीं। पहला चुनाव 1951 में लड़े, और जब 1951 में पंडित नेहरू चुनाव लड़ने आए तो बड़े भाग्यशाली थे। अब क्या कहा जाए भाई, जिसका किसी का भाग्य आप थोड़ी ना छीन सकते हैं। गांधी जा चुके थे, पटेल जा चुके थे, उनके सामने कांग्रेस में और कांग्रेस से बाहर कौन था? एक जयप्रकाश थे, जेपी कृपलानी थे, उसके अलावा थोड़ा जनसंघ का प्रेजेंस था और बाकी चीजें थी। तो निर्विरोध चुनने जाने की स्थिति थी, तब तो जाके 44.99% वोट पाके आए थे पंडित नेहरू और 363 सीट लेके आए थे। अब आप देखिए कि कैसे उस नेहरूवन लिगेसी के परिवारवाद से मुक्त नहीं हो सकी है आज तक कांग्रेस, और अभिशप्त है कभी न मुक्त होने के लिए। 1951 के चुनाव में पंडित नेहरू इतने बड़े नेता, देश को आजादी दिलाई जब पूरा विश्व सो रहा था, और इलेक्शन कैंपेन में किसको लेके साथ घूमते थे? इंदिरा प्रियदर्शनी और फिरोज गांधी को, बेटी और दामाद को लेकर घूमते थे। 2024 में सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, कोई फर्क आपको 1951 और 2024 की कांग्रेस में दिखाई दे रहा है? अब एक चीज पर और आता हूं, बड़ा सतही जो सस्ते विरोध वाले हैं, जो अंध विरोध वाले हैं नरेंद्र मोदी के, वो कहते हैं, नरेंद्र मोदी जब 24 में 18 घंटे काम गिनाते हैं तो वो कहते हैं साहब इतना सरकारी विमान लेके और हवाई जहाज लेके इधर से उधर घूमते रहते हैं और इस पर रोक लगानी चाहिए, ये चुनाव प्रचार करने भी जाते हैं। 1951 में ये हुआ कि पंडित नेहरू जब पहला चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसे इधर उधर ट्रेवल करेंगे, रैलियां कैसे करेंगे, आपको पता है? ये पंडित नेहरू वही हैं जो पंडित जवाहरलाल को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री को रिकमेंड करता है, फिर पलट के दूसरी चेयर पर आता है, बैठ के उसी को साइन करता है और सामने फिर पलट के जाता है और प्राइम मिनिस्टर बन के उसको अलाउ करता है। एक इतना घृणित काम किया था पंडित नेहरू ने। 1951 का जब ये चुनाव लड़ने निकले तो इन्होंने बाकायदे उस समय की सीएजी पर प्रेशर डाल के एक कमेटी दिखावे के लिए गठित की और यह अलाउ कराया, सीएजी से रिकमेंड कराया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि प्रधानमंत्री इलेक्शन रैलियों के लिए सरकारी विमान का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, वो उपयोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें ट्विस्ट देखिए, उसी में दूसरा पैरा ये था कि यह सुविधा इस चुनाव के बाद भविष्य में किसी और प्रधानमंत्री को नहीं दी जाएगी। ये क्या था? ये तो वही वाली बात हुई ना कि हमारी शादी हो गई, उसके बाद हम पूरे देश में शादियों पर रोक लगा दें। तो कांग्रेस कामों की लिस्ट के मामले में न 1951 से आगे बढ़ने की हिम्मत कर पाई है, न ही परिवारवाद में
आगे बढ़ने की हिम्मत कर पाई है, उसी को ढो रही है। और सरकार रहते राजीव गांधी अपने बच्चों की छुट्टियां अगर सेना के युद्धपोत के उसमें जहाज पे मनाते हैं, उसमें भी यानी सरकारी सुविधाओं के दोहन में भी कुल मिला के कांग्रेस 1951 से आगे बढ़ नहीं पाई है। वो ये समझ ही नहीं रही है कि 2024 है और जो प्रधानमंत्री इस समय जिसके सामने वो चुनावी मैदान में है, वो हर बात पे 2047 की बात करता है। जो प्रधानमंत्री 70 साल के लगभग उम्र का है, 2 टर्म बिता चुका है, तीसरा टर्म लेने जा रहा है, वो आदमी 2047 की बात करता है और 2024 में कांग्रेस खड़ी होके नेहरू के उस पन्ने को ले आकर तो 1951 वाले 2024 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने निकले। ऐसे में नरेंद्र मोदी की गारंटियों के सामने एक तो गारंटी शब्द चुरा लिया, एक तरफ नेहरू का घोषणा पत्र चुरा लिया, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की गारंटी चुरा ली। तुम्हारा अपना क्या है? तुम्हारा अपना तुम्हारे नेता तक नहीं है, हर दूसरा नेता छोड़ के चला जा रहा है। 50-50 साल जो कांग्रेस में पूरा जीवन बिता दिया वो कांग्रेस छोड़ के चली जा रही है। तो साहब, कम्युनिस्ट आज की कांग्रेस के आसपास हैं और कम्युनिस्ट जिस तरीके से हमेशा नकारात्मक राजनीति करते हैं, राजनीति तो करने की आदत है नहीं, राजनीति करने की कम्युनिस्टों को तो भारत में आदत लगाई जब 50 के दशक में पहली लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार केरल में आई नंबूदरी-पात की। तो ये क्या जाने, इन्होंने तो केवल और केवल अपनी प्रसव वेदना के बाद जो है वो तानाशाह जन्माए हैं और उनके नाम पर सोहर गाए हैं। तो कम्युनिस्टों का ये पूरा अप्रोच न इनको कहीं का छोड़ेगा और मुझे लगता है कि कामरेड मित्रों को हर एक राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी का जो शुभचिंतक है उसको सलाम कहना चाहिए। उसको लाल सलाम से अगर परहेज है तो भगवा सलाम कह ले, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत नरेंद्र मोदी के नारे को अगर सबसे इफेक्टिव तरीके से कोई आगे बढ़ा रहा है नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बाद, तो वो कामरेड। सर, आपने इतनी बड़ी बात कही, कम्युनिस्टों की बात की और आपने ये भी बताया कि पी चिदम्बरम जो है इनके हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट, हार्वर्ड में पढ़ाते हैं, पढ़ते तो थे, पढ़ाते भी थे खैर। तो वो आए हैं अपना ये पूरा घोषणा पत्र कि 1 लाख रुपए हम बांटेंगे। और आप सोचिए कि यही कम्युनिस्ट अमेरिका से नफरत करते हैं और भारत को बर्बाद करने के लिए दोनों मिल के काम कर रहे हैं। क्या है सर कि एक अमेरिका और ब्रिटेन का ना सदैव से एक वो रहा है ट्रोप कि कैपिटलिज्म हम करेंगे, व्यापार बिजनेस सब हम करेंगे, हमको अलाउड है, बाकी देशों में सोशलिज्म चलेगा। तो रंजय भाई बताते हैं कि भैया रशिया पे भी सोशलिज्म छोड़ा, भारत पे भी छोड़ा, तो ये वही है कि भारत सोशलिज्म ही बर्बाद करता है। ये कम्युनिस्ट जो आपने कहा, उन्हीं की नीतियां बर्बाद करती हैं। बंगाल को देख लीजिए, केरल को देख लीजिए, कोई प्रदेश उठा लीजिए जहां कम्युनिस्ट ने रूल किया हो, उसको दीमक की तरह न चाट गए हों, जैसा वैलोक भाई बताते हैं। खैर, तो अमेरिका सबको पता है कि बाहरी एजेंट यहाँ पे बड़े लगे हुए हैं कि किसी तरह भारत में बाहरी एजेंटों की सरकार आ जाए। तो सर, आपने जो इतना डिटेल बताया कि 1951 से लेकर ये बढ़ नहीं पाए हैं और आज भी भारत को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बात नहीं है। लेकिन ये एक चीज भूल गए, ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि फ्री में देने से हो जाता है। फ्री भी जब मोदी जी राशन देते हैं उसके साथ में एक प्रोडक्टिव माहौल बनाते हैं कि जिसको जो करने की इच्छा हो, करने की क्षमता हो, वो करे। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है, रोड बन रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बिजनेसेस को दिया जा रहा है, मुद्रा योजना दी जा रही है, ठेले रेहड़ी वालों को भी दिया जा रहा है कि जिसको जो कर्म करने की इच्छा हो वो करे, उसके लिए पूरे सरकार उसके लिए साथ है, चाहे भले वो छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, कोई भी हो। पर इनका क्या है कि नहीं, पैसा देंगे, उसके बाद चुपचाप घर पे बैठो, उतने में एंजॉय करो, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो नेहरू का ही ट्रोप था, आपने एकदम सही कंपेयर किया, नेहरू का ही था कि हम जितना बताएंगे तुम उतना करोगे, उससे ना ज्यादा करोगे ना कम करोगे, वी विल कंट्रोल यू। तो आप एकदम सही बता रहे हैं जी, अद्भुत कंपैरिजन किया आपने कि नेहरू और राहुल गांधी और इतने बड़े लंबे अरसे में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने भी देश को स्टैग्नेंट बना के रखा था। 1991 में जाके थोड़ी इकोनॉमी खुली तो हम लोग जो आज जीवन देख रहे हैं उसके हिसाब से देख रहे हैं। और राहुल गांधी भी देश को 1951 और 1947 की ही दिशा में वापस लेके उसी गरीबी की तरफ जा रहे हैं कि फ्री में पैसा दे देंगे, उसके बाद विल सी, देखा जाएगा। और कम्युनिस्टों की पूरी तरह चंगुल में। तो थैंक यू सो मच ये बताने के लिए कि ये न्याय पत्र के आइडिया कहाँ से आ रहा है, किन लोग के माध्यम से आ रहा है। और राहुल गांधी का अपना कुछ नहीं है, 4 पर्ची उछाले, जो शब्द मिले उसका
बना दिया उन्होंने कि हाँ ये हमारा न्याय पत्र है। अब देखते हैं जनता इस बार कितना इनको लेती है। मुझे नहीं लगता जनता बिल्कुल इस बार इनको, क्योंकि भारत की जनता की सर एक बहुत अद्भुत बात है, भारत की जनता कर्म देखती है, कर्म पर कर्म की कसौटी पे तौलती बिल्कुल बिल्कुल। है, ऐसे एक अंतिम बातों पर टिप्पणी नहीं चलते तौलती। चलते, जी सर, एक आपसे अंतिम हाँ। टिप्पणी चलते चलते, जो जी हमने कंपैरिजन किया, कंपेयर किया दोनों को 1951 से 2024 के कांग्रेस, एक तो नेहरू के हैंगओवर अभी मौजूद है, और एक जी लाइटर मोड में बात कहूं, कम से कम नेहरू को 2024 में कॉपी करके कांग्रेस ये मान बैठी है कि नरेंद्र मोदी का जो ऑरा है वो पंडित नेहरू को क्रॉस कर चुका है। ये कांग्रेस ने माना है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये अद्भुत बात थैंक कह यू। दी आपने। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि नरेंद्र मोदी हैज क्रॉस्ड नेहरू। ये बाकी देश तो अपनी तरह से जानता ही जानता था, पर कांग्रेस ने भी आज स्वयं मान लिया। अमेजिंग। एंड ऑन दिस नोट, थैंक यू दर्शकों हमें सुनने के लिए। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं कि राहुल गांधी की न्याय पत्र को आप कैसे देखते हैं, उसमें आप क्या कमियां देखते हैं, क्या अच्छाइयां देखते हैं। कमेंट में हमें जरूर शेयर करें, मजा आएगा सुन के। और आपकी राय को भी हम अपने अगले वीडियोस में रखेंगे सामने। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। और अवनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना गूढ़ जानकारी निकालकर 1951 से आज के न्याय पत्र को कंपेयर करने के लिए, कि बात अभी जस की तस वहीं की वहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।